की कोशिश करिएगा, मैं भी करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही हैं। तो शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से। एक प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न है हमारा ये कि गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम दिया था। ए वांठाफ ने, बी बर्कले ने, सी हेनरी ने और डी बायल ने। क्या आपको ये याद है किसने दिया था? बोलिए। तो चलिए बताते जाएंगे इसका आंसर, और बड़े मन से बताइए। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है हेनरी ने दिया था कि द्रव में गैस जब घुलता है तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए। फिर बात करते हैं पीतल क्या है। ए ठोस विलयन, बी द्रव विलयन, सी गैस विलयन और डी है कोलेडी विलयन। क्या जवाब होगा? बोलिए। पीतल है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, कोलेडी विलयन या फिर हाँ जी गैस विलयन। क्या है ये जी? ये पीतल जो है वो ठोस विलयन होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। बहुत आसान आसान प्रश्न है, जवाब देते जाइएगा। अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इनमें से अणुसंख्य गुणधर्म ही नहीं है। ए क्वथनांक उन्नयन, बी वाष्पदाब, सी हिमांक अवनमन, डी है परासरण दाब। इसमें कौन सा जो है अणुसंख्यक गुणधर्म या अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कोशिश करें और जवाब देने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान प्रश्न है। क्या होगा जवाब? बोलिए। क्या जवाब होना चाहिए बच्चों? बोलो। इसका क्या सही आंसर है? हाँ जी, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्या? वाष्पदाब, बी। अगला प्रश्न हमारे पास आता है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित क्या प्रश्न है? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। क्या कहेंगे? जल्दी से बताएंगे, आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। बेटा जल्दी। तो बहुत सारे बच्चों ने बी पे आंसर करा है, 1000 ग्राम विलायक में, यानी कि बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, चलो इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में खालिस्तान नियम का पालन करे। आदर्श विलयन, जवाब क्या होगा? आदर्श विलयन, विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम का पालन करें। विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे दो विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं, क्या कहलाएगा? समपरासरी विलयन कहलाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खालिस्तान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। खालिस्तान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है। खालिस्तान विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। संतृप्त विलयन में। फिर लिखा है, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल खालिस्तान के अणु पार कर सकते हैं, विलायक के। इस तरह से इनके आंसर होते हैं। प्रश्न देखते जाइएगा, आंसर करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, जोड़ी मिलाइए। चलिए जोड़ी बनाइए। इनमें इस साइड क्या लिखा है? गैस का द्रव में विलयन, दूसरा है ठोस का गैस में विलयन, फिर लिखा अणुसंख्य गुणधर्म, राउल्ट के नियम का पालन और अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा। उस साइड क्या लिखे? आदर्श विलयन, विलेय की कण संख्या, और लिखा है सांद्र विलयन, धुआं और सोडा वाटर। कौन किस में आएगा जरा बताते जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। चलो बताओ
गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन के लिए नियम क्या है? गैस का द्रव में विलयन, द्रव में गैस घुला हुआ है, गैस का द्रव में विलयन, गैस का यानी द्रव में गैस घुला हुआ है, सोडा वाटर, सोडा वाटर इसका आंसर होगा ई, सोडा वाटर। मैं ऐसे लाइन लगा के बता दे रहा हूं। ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में यानी ठोस जो है गैस में घुला हुआ है, धुआं। प्रश्न है अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म है अणुओं की संख्या विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है गुण। रोल्ड के नियम का पालन, आदर्श विलयन, देखते जाइए। अधिक मात्रा में विलय, देखो अधिक मात्रा में विलय की मात्रा को कहा जाता है सांद्र विलयन। इस तरह से सबके जवाब मिल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जवाब देते जाइए, यानी आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर चुके हो, ये तो पता चल ही रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाना है आपको, एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं ये पता चल रहा है। हम यहां पर आज फिजिकल केमिस्ट्री ले रहे हैं, कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, फिर परसों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। कैथोड पर होने वाली क्रिया कौन सी है? कैथोड पर क्रिया ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। कैथोड पर होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण को एक दूसरा शब्द भी लिखा जाता है अपचयन, याद रखना, ये बी ऑप्शन राइट है। कैथोड पर अपचयन होता है यानी अवकरण होता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैराडे विद्युत का मान, एक फैराडे विद्युत का मान कितना? सी 10⁶ कूलाम और डी है 96,500 कूलाम। अब बताएं आप क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब होगा एक फैराडे होता है 96,500 कूलाम। अगले प्रश्न की तरफ चलें। संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो संचायक सेल में यूज होता है, स्टोरेज बैटरी में उपयोग की जाती है? कॉपर ए है, बी सिल्वर, सी लेड और डी है सोडियम। याद रखना आंसर है लेड। सीसा संचायक सेल कहा जाता है, लेड एसिड बैटरी कहा जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया बताएं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या जवाब होगा? नहीं, ऐसा नहीं है क्लास ओनली बिहार बोर्ड के लिए, यूपी के लिए भी काम आएगा, आप सबके लिए है। पर सवाल यह है कि मैंने विशेष तौर पे मेंशन किया है बिहार के लिए। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा? लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण, संक्षारण सी। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी? विशिष्ट चालकता, आपने प्रतिरोध पढ़ा है, प्रतिरोध होता है रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता होता है कप्पा एल बाई ए। कप्पा इज इक्वल टू होगा एल बाई ए इंटू आर। ये होगा सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर होगा एल बाई एल इंटू एल इंटू आर। एल एल कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर ओम, तो हो गया प्रति सेंटीमीटर प्रति ओम। प्रति सेंटीमीटर प्रति ओम यानी प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, यानी हमारा जवाब मिल गया सी ऑप्शन राइट है। चलें अगला प्रश्न हमारे पास है, इसमें बोला गया है कुछ खाली स्थान की पूर्ति करना है, क्या जवाब होगा? जल्दी बताएं। हां जी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा है तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। कौन सी चालकता घटती? क्या लिखा है? तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, खाली स्थान चालकता घटती है। मतलब क्या होता है? विशिष्ट चालकता घटती है। यहां पर विशिष्ट आएगा। एसिटिक अम्ल एक
खालिस्तान विद्युत अपघट्य है। कैसा विद्युत अपघट्य है? आंसर होगा दुर्बल। एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य है। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ाने पर, विलयन से संबंधित है तो क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाती विलयन की, इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती, यानी कि प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? बढ़ाने पर कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। यस। फिर आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? विभव खालिस्तान माना गया है 0.00 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट माना गया है। जवाब देते जाएंगे, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आगे बढ़ते जाइए। अगला प्रश्न कहता है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या जवाब होगा? इसका जवाब है, यहां पर हम लिखेंगे इस जवाब को, इस जगह पर लिखेंगे हम इस जवाब को, वो है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या है ये? विद्युत रासायनिक सेल। चलिए, क्या है ये? विद्युत रासायनिक सेल। अगला हाँ जी बोलिए। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। ऐसे प्रश्न है बेटा, एग्जाम में तो बड़ा सरल प्रश्न आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न हम चलते हैं, इसको मिलाइए। चलिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, संक्षारण, धात्विक चालक और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर लिखा है 0 वोल्ट, NH4OH, Al, HCl, जंग लगना। चलो, दुर्बल विद्युत अपघट्य इनमें से कौन सा है? दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारा है बी। प्रबल विद्युत अपघट्य इनमें से कौन सा है? डी, HCl। संक्षारण, जंग लगना को कहते हैं ई। धात्विक चालक, एल्यूमिनियम। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जवाब होगा ये 0 वोल्ट। कितना आसान है। हाँ जी जी, आगे चलते चलिए। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी है परिवर्तित होता है। क्या जवाब होगा? बोलो। आसान आसान प्रश्न के साथ है भैया, सभी एग्जाम में आएगा। तो जवाब क्या आपके पास है इसका? भाई 12th के एग्जाम के लिए जा रहे हो, क्या जवाब दोगे? बताओ जल्दी। प्रश्न है अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। बी ऑप्शन होता है इसका राइट। अगला प्रश्न है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, किससे? शून्य कोटि अभिक्रिया की दर स्वतंत्र है। किससे? अभिक्रिया के ताप से, अभिक्रिया के सांद्रण से, उत्पादों की सांद्रण से और अभिकारकों के सांद्रण से। अभिक्रिया की दर जो है स्वतंत्र है अभिकारक की सांद्रता से, यानी कि इसमें डी ऑप्शन होगा। कितने बच्चों ने लिखा? बेटा याद रखना, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? कल हो सकेगा तो मॉर्निंग में आपका क्लास लूंगा, लाइव क्लास, उस समय रहिएगा जरूर।
9 या 9:30 या 10 बजे के आसपास आपका क्लास लूँगा, मॉर्निंग में लूँगा आपका क्लास कल क्योंकि बाहर जाना है मुझे कुछ काम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें सारे बच्चे रहेंगे, मतलब यूपी बिहार सारे बोर्ड के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बोर्ड के लिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? कभी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करेगा, या यूं कह सकते हैं दर स्थिरांक का मान हमेशा ताप पर निर्भर करता है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? अब बात समझना यह है कि इसे ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। अभिक्रिया की दर स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर ये घात लगा हुआ यही कोटि है। तो शून्य कोटि है, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो R इज इक्वल टू के। तो के की इकाई जो है R की इकाई पर निर्भर करेगा, और R है वेग, और वेग की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। आंसर क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन राइट है शून्य कोटि के लिए। बहुत बढ़िया, मुस्कान एसके ने जवाब दिया। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? बोलिए, क्या जवाब है? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? चलो जवाब दो भाई जल्दी से। हाँ जी, जल्दी जवाब चाहिए मुझे। क्या जवाब होगा बच्चों, बोलो। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से, अभी तो बताया था ना, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण है? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर अधिक बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? टक्करों की प्रभावी संख्या का बढ़ जाना, दूसरा सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाना, तीसरा लिखा है सक्रियण ऊर्जा का मान का कम हो जाना, या अणुओं की संख्या का बढ़ जाना। यहां पर क्या आंसर आपको लगता है राइट होना चाहिए? बोले। देखो बेटा, ताप बढ़ाएंगे तो सक्रियण ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये दोनों गलत है। अणुओं की संख्या तो बढ़ेगी ही नहीं ना, तो ये भी गलत है। तो सीधा सा जवाब हो जाता है टक्करों की संख्या का बढ़ जाना। जब ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, इस कारण से। अगला प्रश्न हमारा आता है, किसी अभिक्रिया का वेग, ये लिखा हुआ है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के, ए की पावर एम और बी की एक्टिव मास की पावर एम। तो किसी भी अभिक्रिया की कोटि इन दो घातों के मानों का योगफल होता है, यानी कि m प्लस n, यही है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि पूछा है, तो m प्लस n होगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, रेडियोधर्मी क्षय की क्रिया अभिक्रिया की कोटि होती है? बोलिए, क्या बोला है यहां पे, बताओ जल्दी से। बोला गया है कि रेडियोधर्मी क्षय की अभिक्रिया कोटि होती है। रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिविटी का डिके जो होता है वो किस कोटि का होता है? ये होता है प्रथम कोटि का, याद रखिए। अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु किस पर निर्भर करती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु किस पर निर्भर करती है? अभिकारक की सांद्रता पर, उत्पाद की सांद्रता पर। अर्धायु काल की परिभाषा, फॉर्मूला क्या है आपके पास? अर्धायु टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये है। तो इस जगह पर जवाब तो मिलना ही चाहिए। क्या जवाब होगा?
सांद्रता पर, सांद्रता से कोई जवाब नहीं। उत्पाद की सांद्रता पर, यह भी बिल्कुल संबंध नहीं। क्रिया कारक एवं उत्पाद की सांद्रता पर, अब यहां पर यह भी नहीं होगा। दोनों पर निर्भर नहीं करता है, यस, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए दोनों पर निर्भर नहीं करेगा। फिर अगला प्रश्न हमारे आ जाता है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? बोले, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। तो क्या परिवर्तन करता है? ए अभिक्रिया उत्पाद, बी साम्य स्थिरांक, सी सक्रियण ऊर्जा और डी है अभिक्रिया ऊष्मा। यहां पर जवाब है बच्चा सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करती है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, ये संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। संक्रमण तत्व लिखा है रंगीन, ए रंगीन यौगिक बनाता है, बी लिखा है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, सी बोलता है कि मिश्र धातु बनाता है और डी बोलता है उपरोक्त तो सभी। क्या जवाब होना चाहिए? संक्रमण तत्व के बारे में एक बात हमेशा याद रखें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि यह सभी गुण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी में निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व है, बताओ क्या बोला है? देखो, परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, डी में आखिरी बार भर रहा है, d9 नहीं हो सकता है तो 4s1 3d10 हो जाएगा। ये इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आखिरी बार इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भर रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जवाब मिल जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। और ये है क्या चीज? ये तो कॉपर है, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? बताएं। याद रखना बच्चों, एग्जाम में जब जाओगे तो एहसास हो जाएगा कि ये सारे प्रश्न जो हम आपको बताते हैं वो आता ही है। चलो, संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है CMN। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ए अधातु, बी धातु, सी सामान्य धातु और डी है संक्रमण तत्व। क्या जवाब होगा? इसका जवाब है संक्रमण तत्व। आगे चलते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? ए उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक रखते हैं इसलिए, बी अपूर्ण कक्षक रखते हैं, सी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, डी है आघात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं इसलिए। क्या कारण होगा कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं? बताइए। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं बच्चों, कारण है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। परा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं, परा यूरेनियम तत्व ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जो कि यूरेनियम से भारी है, यूरेनियम से हल्के हैं, या यूरेनियम के समान भार वाले हैं, या यूरेनियम के समस्थानिक हैं। किसको कहेंगे परा यूरेनियम? बताएं। हाँ जी, ये सभी बोर्ड के लिए है और कल मैं और आपको लेके आ जाता हूं सभी बोर्ड वाले बोर्ड के लिए। तो चलिए देखिए। ओके, तो क्या हुआ? यूरेनियम से भारी। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं उन बच्चों के हेल्प के लिए जो बिहार वाले बच्चे हैं, और यूपी, बिहार, झारखंड सारे बच्चों के लिए है ये कोर्स क्लास, तो सभी बच्चे इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।